बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से आ रही है सीधा। थोड़ी देर में तिहाड़ वापस जाएंगे केजरीवाल और केजरीवाल 21 दिन बाद फिर जाएंगे तिहाड़ जेल। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए दी थी अंतरिम जमानत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल में खुद को सरेंडर करना होगा। जमानत अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के कारण केजरीवाल रविवार को वापस जेल लौटेंगे। वो 21 दिन से बाहर थे और लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उनकी अंतरिम जमानत को मंजूर तो कर लिया था, लेकिन अब इसके बाद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड का हवाला देकर हफ्ते भर की और मोहलत लेने की मांग की थी कि उन्हें हफ्ते भर का टाइम दिया जाए। वो कुछ टेस्ट कराना चाहते हैं, वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट को दिखाकर उस आधार पर कुछ और मोहलत चाहते थे। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने साफ इनकार किया और इस याचिका पर 5 जून तक के लिए अपने आदेश को सुरक्षित रखते हुए ये साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जेल में खुद को सरेंडर करना ही होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से जुड़ी आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि 21 दिन तक बाहर रहने के बाद चुनाव अंतिम प्रक्रिया जो चुनाव की थी वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन नतीजों को देखने के लिए अरविंद केजरीवाल फिलहाल अब बाहर नजर नहीं आएंगे। वो चाह यही रहे थे कि उनको कुछ और वक्त की मोहलत मिल जाए, जिससे ये साफ हो जाए कि किस तरह से किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन अब 21 दिन के बाद एक बार फिर से केजरीवाल को तिहाड़ जेल का रुख करना पड़ेगा, खुद को सरेंडर करना होगा। इधर लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल्स में प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं। एक पोल में तो एनडीए 400 के पार तक पहुंच रही है। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया को 145 सीटों का अनुमान जताया गया है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं और इस बार भाजपा 2019 में मिली 303 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 और वहीं राजस्थान में 25 सीटों में से 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल के मुताबिक बिहार, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में एनडीए को 29 सीटों का नुकसान संभव बताया जा रहा है। बात अगर बंगाल की कर लें तो बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है। यहां भाजपा कुल 42 सीटों में से 26 से 31 सीटें मिलने के आसार उसके जताए जा रहे हैं। बात उड़ीसा, तेलंगाना में भाजपा की करें तो 2 गुनी सीटें उसकी बढ़ सकती हैं। तो इस तरह के तमाम एग्जिट पोल्स जो लगातार सामने आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन को 145 सीटें देने का अनुमान जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें लगाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर 300 से 350 के बीच में सीटें देने की बात इन आंकड़ों में साफ तौर पर सामने आ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि जब 2019 के आंकड़े सामने आए थे, सीटों का खुलासा हुआ था, तो एक तरफा मेजॉरिटी में 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। बात 2024 की तरह करें तो इस बार 303 से ज्यादा सीटें यानी कि 350 से 400 के बीच तक ये आंकड़ा जा रहा है। तो ऐसे में अब समझने वाली बात ये होगी कि आखिर तमाम जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े कितने सही हैं, और इन एग्जिट पोल्स का अगर नतीजों में तब्दील होना दिखाई देता है तो साफ तौर पर ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ साथ एक प्रचंड हार की तरफ उनका एक और कदम होगा। इसी पर हम बातचीत करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इन आंकड़ों को समझेंगे कि आखिर ये आंकड़े किस तरह से जनता के सामने जो आए हैं कितने सही हैं, और इन आंकड़ों से हम क्या कुछ हिसाब किताब लगा सकते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ
डॉक्टर प्रसून शुक्ला संपादक जी हैं हमारे, उनके साथ वो जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रसून जी हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर मोहम्मद अमीन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अमीन जी। और हरिमोहन कौशिक भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर प्रसून जी मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या लगता है ये जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं सामने, किस बिना पर सामने आए हैं और इन्हें देखकर क्या लगता है कितने सही हैं, और इनको जब नतीजों में तब्दील किया जाएगा तो किस तरह से एक बड़ी जीत सामने भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है? देखिए, इसमें दो चीजें तो समझनी होंगी कि ये आंकड़े आखिर आए तो किसके दम पे आए। अगर इन आंकड़ों को सही माना जाए तो, चूंकि अभी तक जितने भी आंकड़े आए हैं, चाहे इंडिया टुडे के आए हैं, 361 से 401 दिया जा रहा है, एबीपी को दिया जा रहा है, एबीपी दे रही है 353 से 383, दैनिक भास्कर दे रहा है 281 से 350, इंडिया न्यूज दे रहा है 371, इंडिया टीवी दे रहा है 371 से 401, जन की बात दे रहा है 362 से 392। ऐसे तमाम आंकड़ों को ले लिया जाए तो इससे एक चीज साफ है कि मोदी ने विपक्ष को दोबारा उसी घेरे में लिया है जहां उनकी अपनी मास्टरी है। जैसे सोशल मीडिया का हवा इस तरीके से खड़ा किया गया कांग्रेस के सामने या इंडी गठबंधन के सामने, जैसे लगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे जीत दर्ज कर लेंगे तो आप विजयी हो जाएंगे। कांग्रेस ने अपना पूरा जोर आम आदमी की जगह सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी के करीब पहुंचने की कोशिश की, जबकि बीजेपी के साथ 3 लोग लगे हुए थे। एक पहला आरएसएस, दूसरा उसके स्वयं के कार्यकर्ता, तीसरा वो लोग जो राष्ट्र के नाम पे कुछ भी कर जाने को तैयार थे। और कांग्रेस के साथ तो दिक्कत ये थी कि उनकी विचारधारा कोई थी नहीं, विचारधारा के आधार पर वाली ये पार्टी कभी नहीं रही। ये तो तमाम विचारधाराओं को अपने प्लेटफॉर्म पे लाती है, जिसके कारण से एक मजबूत संगठन बनाने में दिक्कतें आती हैं, और वो भी जब सत्ता नहीं रहता है तो संगठन बिखर जाता है। तो आम आदमी से इनकी दूरी बढ़ती गई, सोशल मीडिया पे निर्भरता बढ़ती गई, और ये वही सोशल मीडिया है जिसके जरिए मोदी ब्रांड मोदी बन चुके हैं। तो मोदी ने इनको पहले अपने खेमे में लाया, अपने घेरे में लाया, और सोशल मीडिया पे लड़ाई करवाते रहे, जबकि संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, बीजेपी के कार्यकर्ता, ये सब एक एक आम आदमी पन्ना प्रमुख के जरिए एक एक वोटर से अपने आप को संपर्क स्थापित करके लोगों को अपनी बात समझाते सुनाते रहे। और ये एक दिन की मेहनत नहीं थी, या 1 महीने की या 2 महीने की, ये पूरे 5 साल की मेहनत है। गुजरात के मॉडल पे ये पूरा मॉडल कॉपी किया गया हिंदुस्तान में पिछले 10 साल से हो रहा है। मोदी 2 महीने का चुनाव नहीं लड़ते हैं, 5 साल का लगातार चुनाव लड़ते हैं, जिसके कारण आपको ये आंकड़े देखने को मिले। तो नहीं, कहने का मतलब ये प्रसून जी की मेहनत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमी रह गई, चूक हो गई? किन किन मुद्दों को उसे उठाना चाहिए था? क्या कहीं से उसे मोदी की गारंटियों के आगे झुकना पड़ा? आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी राजनीति शुरू की, उसको हमेशा से डर रहा है। इस चुनाव में खासकर देखने को मिला कि उससे हिंदू वोट छिटकते जा रहे हैं, और कहीं मुसलमान वोट भी न छिटक जाए, उसके लिए उनके घोषणा पत्र को बारीकी से ध्यान देंगे या बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे तो उसमें साफ था कि किसी न किसी तरीके से दोबारा मुस्लिम तुष्टीकरण के जरिए अपनी जमीन बचाने की कोशिश है। हकीकत में जमीन पता नहीं कब की जा चुकी है आपकी, उसके बावजूद आप मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं छोड़ रहे हैं। और जहां तक राष्ट्र की बात है, राष्ट्रीय एकता की बात है, राष्ट्रवाद की बात है, इन सबसे कांग्रेस को लगा कि मुंह मोड़ ली है। और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही थी, खासकर जयराम रमेश की तरफ से कभी हुआ, कभी कश्मीर से कोई बयान आ रहा है, कभी उनके नाराई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सैम पित्रोदा बयान दे रहे हैं, इन सबसे एक तरह का निराशा आई मतदाताओं में कि ये लोग कर क्या रहे हैं। यही वो ट्रैप था जिसमें फंसते चले गए, और मोदी जी का दायरा 400 तक पहुंच गया है, अगर आंकड़ों की बात माने तो। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए। मोहम्मद अमीन जी, आपके विश्लेषण के आधार पर, आपके अनुभव के आधार पर अगर ये बात की जाए कि ये जो सारे एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसमें एनडीए को 370 के पार दिखाया जा रहा है, 370 का आंकड़ा रखा जा रहा है, आपको लग रहा है कि इन आंकड़ों को नतीजों में तब्दील किया जा सकता है? ये कितने आंकड़े आप सटीक मान रहे हैं? आपको लगता है इसमें फेरबदल जब आगे 4 तारीख आएगी तो उसमें हमें देखने को मिलेगा?
या सटीक एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं ये? जो हमारे प्रसन्न भाई ने कहा जी। कि इतना एनालिसिस किया, उन्होंने जिस बात को निकाला उसका निचोड़, उसमें तो मैं यही कह सकता हूं कि इसमें थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, 10-20 सीटों का ऊपर नीचे, लेकिन ये नतीजे यही रहने वाले हैं। जहाँ तक सवाल है, आज सैंपल के तौर पे आप देख लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखिए कितनी भारी बहुमत से जीता है बीजेपी, जिसको लोग कहते थे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन आप उसका देखिए नतीजा क्या है। क्यों कि आज की जनता बड़ी समझदार है और इस बात को समझ चुकी है कि उसको कौन सुरक्षा दे सकता है, कौन उसकी जो योजनाएं वो पूरी कर सकता है, और एक ईमानदारी के साथ में। इससे पहले याद होगा आपको कि जो भी भेजी जाती थी सेंटर से, दी जाती थी, सहायता दी जाती थी, बजट दिया जाता था, सब उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा कर दिए जाते थे। मैं मंत्रालय में रहा हूँ, ग्रामीण रोजगार मंत्रालय में, वहाँ झूठे सर्टिफिकेट को यूसीज बोलते हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वो जमा होते थे, काम कुछ नहीं होता था जमीन पर। आज क्या है कि मोदी जी की शक्ति की वजह से जो बजट जा रहा है वो बजट यूज हुआ है, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आया है, उसका उसके बाद वेरिफिकेशन हो रहा है, और वेरिफिकेशन होकर देखा जाता है कि धरती पर काम हुआ या नहीं हुआ, इन लोगों को सहायता मिली नहीं मिली। और इसी तरीके से वहाँ की जनता समझ रही है कि चाइना बॉर्डर है, देखिए वहाँ पर कितनी बड़ी जीत हुई है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे नेता की छवि अच्छी है, चाइना से बात चल रही है, हम सेफ हैं, हमारे लिए सेना पूरी तरीके से जुटी हुई है, उसके पूरे अधिकार प्राप्त हैं कि अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो इमीडिएटली उस पर उसका जवाब दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है सेना के लिए भी, और हमारे देश की जनता के लिए भी, हमारे वोटरों के लिए भी। वो समझ रहे हैं कि सेफ्टी के साथ रह रहे हैं, उनके जीवन में कोई बाधा नहीं आ रही, अगर आएगी तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, तो सरकार उनकी सहायता कर रही, देखने को मिल भी रहा है धरती पे और प्रैक्टिकल तौर पर उनको मिला है। इसी तरीके से देश के अंदर जितनी भी योजनाएं दी गई केंद्र के द्वारा, वो वहाँ पर वशीभूत हुई है, यानी मिली है उनको। और मिलने का कारण यही है कि वो मोदी की गारंटी को अच्छी गारंटी समझते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि देश का जो वोटर है, मतदाता, साइलेंट तो था, बोला कुछ नहीं, लेकिन उसने अपने देश के प्रधानमंत्री को वोट दिया है, जिसका भी नतीजा आप देख रहे हैं। प्रसन्न भाई ने सभी जगह कहा, हर चैनल से और हर तरह के सर्वे के साथ में, कि मोदी जी की बढ़त बना रहे हैं। मोदी जी की बढ़त बनाने का कारण ये है कि उन्होंने मेहनत की है अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, और उनके जो ऑफिसर्स हैं वो डेडिकेटेड और ईमानदार ऑफिसर्स हैं, जो आज दिख रहे हैं मेहनत करते हुए। और मैं समझता हूँ कि इसमें बीजेपी संगठन का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो संगठन के कार्यकर्ता भी अपनी निचले स्तर तक जाके सभी कामों को कर रहे हैं और जनता को विश्वास में लिया है। उसका विश्वास का ही साथ है कि आज मोदी जी का साथ और मोदी जी के लिए जनता। सर मैं आपके पास लौटती हूँ, मोहम्मद अमीन जी आपके पास लौटूंगी मैं। हरिमोहन कृष्ण जी का रुख कर लेती हूँ। हरिमोहन कृष्ण जी, देखिए लगातार दक्षिण और हिंदी बेल्ट की बात की जा रही थी, लेकिन इस बार जिस तरह के चौंकाने वाले एग्जिट पोल में आंकड़े आ रहे हैं, अगर आप दक्षिण पर नजर डालें तो उड़ीसा में दोगुनी सीटें दिखाई दे रही हैं, तेलंगाना में दिखाई दे रही हैं, केरल में जहां एक भी सीट भाजपा के पास नहीं हुआ करती थी, सांसद ही नहीं हुआ करता था, वहां पर 4 से 5 सीटों की बात की जा रही है। तो क्या लग रहा है, आखिर जनता केरल की बात की जाए, साउथ में किसी भी जगह की बात की जाए, तो जनता मुद्दों पर बाहर निकली, या फिर वो ये समझ गई कि कांग्रेस पार्टी हो या पूरा इंडिया गठबंधन, इनके पास इतना मजबूत चेहरा है ही नहीं जितना मजबूत भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी हैं? मैम एक्चुअली मैं आपको इसमें इस तरीके से बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि देखिए, इस पूरे मुद्दे को अगर साउथ में उठाकर देखते हैं तो पहली बार साउथ को एक एहसास हुआ कि उनकी एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एग्जिस्टेंस इन द सेंस, जिस तरीके से एक वो स्टालिन या कौन सा स्टालिन है उसका बयान आया कि एड्स को नहीं या बीमारियों को नहीं, सनातन सॉरी एड्स पर इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, सनातन जो है उसको भी कुचलना चाहिए। इसी तरीके से डी राजा का बयान आया कि सनातन को खत्म कर डालो। अब मैम आप कितने मर्जी कुछ भी क्यों ना हुए, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सनातन आपको बहुत सारी, सनातन ही आपकी एक लाइफ। अब पहली बार साउथ के अंदर, चाहे वो पेरियार मूवमेंट हो गया, चाहे कोई सा भी, साउथ में उसके काउंटर में एक जो आर्ग्यूमेंट खड़ा किया गया, चाहे वो जे साई दीपक का मूवमेंट है, चाहे वो आप क्या नाम है अन्ना मलाई का मूवमेंट देखें, कोई भी मूवमेंट देखें, वहां पर पहली बार उन्हें पेरियार या जिसे कहते हैं एंटी ब्राह्मणिकल माइंडसेट के कंपैरिजन में एक अल्टरनेट की फॉर्म में कुछ देखने को मिला।
और ये सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पर जो हिंदू वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ा है और खुलकर बाहर निकला है और पहली बार अपने आप को किसी आइडिया या किसी मतलब फ्री बी की जगह पर अपने आप को हिंदू होके वोट डाला है। और यही बड़ा रीजन है कि साउथ के अंदर आप देखेंगे तूफानी तरीके से, चाहे आप माधवी लता को उठाकर माधवी लता का केस देखिए मैडम, वहां पर हिंदू को रिप्रेजेंट कर रही है, अन्ना मलाई जो है वो हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केरला में शबरी वाला मंदिर जो है वो हिंदुइज्म की बात कर रहा है। एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन जब हो जाता है मैम तो सब चीजें भूल के आदमी वोट डालता है और साउथ में एग्जैक्टली यही हुआ है कि एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन के ऊपर वोट डाला गया है। इससे आप बाकी कोई भी कैलकुलेशन करें, आम बंदा हिंदू होके वोट डाल रहा है, बाकी सब चीजों से साइड में हटके या ऊपर उठ चलिए इस चीज का बीजेपी को साउथ में फायदा मिला। प्रसून जी देखिए, विपक्ष कहता था कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व और धर्म की राजनीति करती है, सिर्फ उसके पास यही मुद्दा बचा है, जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन साउथ में ये मुद्दा बिल्कुल नहीं चलेगा अगर आप हिंदुत्व चलाते रहे। लेकिन जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये तो तस्वीर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। साउथ की तो पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी और सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति से। जी आपको बता दूं कि मोदी ने केवल हिंदुत्व की बात नहीं किया, आपके उस विरासत की बात की है, उस विरासत को खोजा है, निकाला है, उसको प्रचार प्रसार दिया है जो अभी तक छुपा था। जैसे विवेकानंद श्रीला की बात की जाए, 2014 में एक नाथ राणा डे का नाम पहली बार सामने आता है और बताया जाता है कि एक नाथ राणा डे ऐसे व्यक्ति हैं जो शिला को स्मारक बनाए, विवेकानंद स्मारक बनाए, उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। ऐसे लोग जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक संत की तरीके से, एक ऋषि की तरीके से, एक मनीषी की तरीके से जीवन खपा दिया और अपनी विरासत को बचाने के लिए। और ऐसे लोगों को कांग्रेस की राजनीति के कारण गुमनामी के अंधेरों में खो जाना पड़ा। लेकिन मोदी आते हैं और दोबारा इन लोगों को दोबारा इनकी चर्चा करते, इनको पुनर्जीवित करते इनके इतिहास को, और ये एक तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है जो जिसमें न केवल हिंदुत्व है, न केवल विरासत है, बल्कि उन प्रतीकों और चिन्हों और व्यक्तियों की बात की जा रही है जो पूरे इस भारत के, अखंड भारत के निर्माण में अपनी बड़ी भूमिका निभाते आए हैं। और ये 1, 2, 10 साल में नहीं है, सदियों से निभाते आए हैं। ऐसे महापुरुषों की खोज करके, अपने विरासत को खोज करके, जिसमें मंदिर हैं, तमाम तरह की ऐसी शिलाएं हैं, जैसे विवेकानंद स्मारक ही है, ऐसी चीजों को सामने लाकर उनके अंदर आत्मविश्वास, आत्मगौरव का भाव पैदा किया जा रहा है। दक्षिण भारत में यह बड़ी चीज होगी। इसका असर मैं आपको बताऊं वक्ता जी आने वाले 5 साल बाद इसका असर आपको 4 गुना दिखाई देगा। बिल्कुल, किस तरह का असर सर, थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, जो आप सीटों के अंदाज से बता रही हैं कि 1 सीट आई, 2 सीट आई, और केरल में भी अभी उनका खाता खुलने वाला है। अभी तक तो केवल पेनिट्रेशन हुआ है विचारधारा के आधार पे, लेकिन जब एक बार याद रखिए, गुजरात में जब वैचारिक स्तर पे बीजेपी मजबूत हो गई तो पिछले 15-20 साल से बीजेपी सरकार अपने शासन बरकरार की हुई है। ऐसे ही केंद्र में भी यही स्थिति है। यानी जब एक बार वैचारिक स्तर पे आम जनमानस से बीजेपी जुड़ जाएगी तो जो नतीजे आपको उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं, बिहार में दिख रहे हैं, एमपी में दिख रहे हैं, राजस्थान में दिख रहे हैं, गुजरात में दिख रहे हैं, वैसे ही अगले 5 साल में नतीजे आपको केरल में दिखेंगे, तमिलनाडु में दिखेंगे, कर्नाटका में दिखने ही लगे हैं, तेलंगाना में दिखने ही लगे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, देखिए कहीं ना कहीं जब अगर साउथ की बात इतनी तगड़े तरीके से की जाती है इन एग्जिट पोल को देख के, तो वो सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से ये बात लगातार उठाई गई कि हिंदी बेल्ट में तो आपका जो परचम है वो लहरा सकता है, लेकिन साउथ की जनता को आप भ्रमित नहीं कर सकते हैं। वहां की जनता जो है वो पढ़ी लिखी है, सारी जनता ये जानती है कि धर्म और ये हिंदुत्व की राजनीति से आप वहां की जनता को नहीं लुभा सकते हैं। आपको लगता है इस सब पूरे मामले में ये फैक्टर काम कर गया कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे सैम पित्रोदा, उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदी भाषियों के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी की, फिर विरासत टैक्स को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की, तो ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटके की तरह सामने आया और इसे जनता ने बहुत सीरियसली ले लिया। देखिए वक्ता जी, ऐसा है कि अभी प्रसून जी की बात होती है 100% सही है कि देखिए ये एक्चुअली काफी दिनों से संपर्क में है। ये ऐसा नहीं कि बीजेपी एक ही तरफ काम करती है, वो चारों तरफ काम करती है, चाहे वो देश हो या विदेश।
सभी जगह उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, वो लगे रहते हैं कि ईमानदारी के साथ काम करते हैं। उन्हें अपने प्रचार प्रसार से मतलब होता है, किसी के लालच और किसी को नहीं आते। तो बहुत दिनों से देखिए केरल को टारगेट किया गया था, पहले कर्नाटका किया गया, उसके बाद केरल और तमिलनाडु पर टारगेट किया गया। उसका नतीजा आप देखिए कि वहाँ पे हिंदुत्व की लौ जगाई गई और काफी दिनों से चल रहा था, जबकि वहाँ पर कम्युनिज्म की राजनीति होती है। केरला में, केरला को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, केरला के अंदर कि क्रिश्चियंस हैं और वहाँ पे माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं और वहाँ बड़े कट्टरपंथी लोग हैं। वहाँ पे हिंदुओं को ज्यादा बढ़ावा नहीं मिला है और ना ही वो ज्यादा समझ पाए हैं, बल्कि उनको शुरू से अपने अंदर मिक्सअप किया गया और उनको दबा के रखा गया। उसका एक रोष है और उसका वो एक बदला लिया है। जो वोट दिए हैं तो हिंदुओं ने आगे बढ़ के बदला लिया इस बात का। यही हाल तमिलनाडु का भी है। तमिलनाडु में हिंदुओं को दबा के रखा गया, कभी हिंदू ऊपर नहीं आए। और यही कारण है कि वहाँ पे क्रिश्चियन डोमिनेशन रहा और मुस्लिम डोमिनेशन केरला में रहा। तो इस तरीके से ये स्टेट थी, ये मालाबार साइड की स्टेट थी, यानी समुद्र के किनारे किनारे। और जो विदेशी आए वो इन्हीं रास्तों से हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश की उन्होंने, क्योंकि वो समुद्र का रास्ता था, उस समय समुद्र का ही जहाजों में आना जाना होता था, इसलिए वो आसानी से उधर मिक्सअप हुए और उन्हीं की सभ्यता में लगे रहे। जैसे आप केरल को लीजिए तो वो गल्फ की सभ्यता में लगे रहे, सऊदी अरब साइड में गल्फ में लगे रहे। इधर ही तमिलनाडु का भी यही हाल रहा। तो इसलिए जो स्टेट थी इसी थोड़ा टच रहा है आपका। आप देखेंगे तो उड़ीसा में वही टच मिलेगा, वही हाल इधर आप तेलंगाना का जो बॉर्डर है आप देखेंगे। इस साइड में भी, विशाखापट्टनम साइड में भी ये भी सब चीजें जो है, जैसे गोवा की पहले, तो गोवा के बाद अगर टारगेट किया जाए तो कर्नाटक को किया गया बीजेपी के द्वारा और संघ के द्वारा। उसके बाद केरला आया, केरला के बाद आप तमिलनाडु। तो आप इसमें अच्छे सीधे नतीजे आ रहे हैं कि इनकी मेहनत रही है और फिर जो काम भी किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या उनके मंत्रियों के द्वारा, वो एक ईमानदारी से काम किया गया। ईमानदारी है, अप्रोच है, यानी जो दिख रही है कि सबको मिल रहा है। जैसे मोदी जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जो केंद्र की योजनाएं जा रही है वो किसी को बाइफरकेट करके नहीं दी जा रही कि मुसलमान को देना है, क्रिश्चियन को देना है, हिंदू को देना है, वो सबको दी जा रही है। इस बात का एहसास हुआ लोगों में कि नहीं, देखिए ये पार्टी ऐसी की ईमानदारी के सबके साथ है, भले से उनको नहीं रखना चाहती साथ में या हमको नहीं एक्सेप्ट करना चाहती, चाहे वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जरूरत पड़ती है, वहाँ इनका साथ भी लिया जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाहर किया जाता है। तो अपने साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसका नतीजा आप देखिए ना। इसीलिए आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। इनकी जो मेहनत थी केंद्र के मंत्रियों की, योजनाओं की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गारंटी है वो वशीभूत हो रही है। उसका कारण है आपको इतना प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है तीसरी बार। एक इतिहास होगा, नेहरू के बाद एक देश के अंदर इतिहास बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबको पता चलेगा कि उनकी विश्व में तो है ही है ख्याति प्राप्त, और देश के अंदर भी ख्याति प्राप्त है। उनके दर का कोई नेता नहीं है उस स्तर का। जी हरिमोहन जी, देखिए इतने मुद्दे थे विपक्ष के पास, इतने मुद्दे उठाए विपक्ष ने, कहा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, और भी पता नहीं तमाम ऐसे मुद्दे इस बार इस चुनाव में सुनने को मिले जितने शायद हमने कभी पहले नहीं सुने थे। लेकिन मोदी की जो गारंटी रही इन सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं पानी की तरह बहा ले गई और ये सारे मुद्दे मोदी की गारंटी पर हावी नहीं पड़ पाए। लग रहा है आपको कि कांग्रेस ने जो तैयारी की, जो मुद्दे उठाए, यहाँ तक कि महंगाई बेरोजगारी से जनता खुद इतनी त्रस्त है, लेकिन फिर भी वो मुद्दे कहीं ना कहीं दब गए। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बढ़िया रणनीति, बढ़िया गारंटी के साथ आगे कदम बढ़ाया कि आज जो आंकड़े सामने हैं वो साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मेहनत की बहुत जरूरत है, चाहे वो इंडिया गठबंधन बना ले, चाहे फिर वो तमाम और संगठनों को जोड़ ले। मैम एक्चुअली क्या है कि चुनाव एक तरीके का युद्ध होता है और जब युद्ध के अंदर दोनों पक्ष लड़ रहे होते हैं और एक बहुत बड़ी जीत मतलब हासिल करता है और दूसरा बुरी तरह हारता है, तो असलियत में हारने वाले के पीछे भी उसकी खुद की बड़ी गलतियां होती हैं और बड़ी जीतने वाले की बहुत ज्यादा मेहनत होती है। दोनों पक्ष बराबर होते हैं, मतलब दोनों में देखिए पुश और पुल फैक्टर में न्यूटन थर्ड लॉ लगता है। जितनी बड़ी जीत अगर बीजेपी की इस टाइम पर दिखाई दे रही है, एनडीए की दिखाई दे रही है, उसके पीछे उनकी उतनी बड़ी मेहनत है। लेकिन जितनी बड़ी हार इस टाइम पर विपक्ष की दिखाई दे रही है, उसके पीछे उनकी उतनी बड़ी गलतियां हैं, उतना बड़ा निकम्मापन है। जैसे मैडम देखिए पूरा का पूरा जो चुनाव है उसमें महंगाई का मुद्दा, देखिए महंगाई का मुद्दा कौन से चुनाव में नहीं होता।
और महंगाई जो है वो बेशक कैसी भी, चाहे उसे डायन कहे चाहे कुछ भी, लेकिन वो एक नेसेसरी इविल है जो अगर नहीं होगी तो किसान भूखा मर जाएगा, अगर वो होगी तो जो मिडिल क्लास है वो मर जाएगा। तो बीच में महंगाई तो चलेगी। और रही बात बेरोजगारी, मैम उसके ऊपर एक जितने मर्जी आंकड़े डिस्कस करें, वो हर सरकार की साथ एक समस्या रहती है कि महंगाई और बेरोजगारी। लेकिन उसके अलावा क्या विपक्ष जनता के साथ कनेक्टेड था, या उसने सारा चुनाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ा? मुझे ऐसा लगता है मीडिया और सोशल मीडिया में चुनाव ज्यादा लड़ा गया, ग्राउंड लेवल पर इनके कार्यकर्ता कनेक्ट नहीं कर पाए। मैम इससे अंदाजा लगाइए, बड़ी संख्या में, कभी हम सुनते थे 8,000 जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। पता लगा आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सीएम के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी न्यू दिल्ली है उसके अंदर टेबल लगाने वाले कार्यकर्ता नहीं थे, टेबल के ऊपर बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं थे। अब आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कि ग्राउंड के ऊपर जिस भी भाई आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं डेमोक्रेसी में तो आपका ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता होना चाहिए ना, बूथ लेवल कार्यकर्ता होना चाहिए, वो है ही नहीं कहीं पे। कांग्रेस, मैं दिल्ली के अंदर जहां पर था आम आदमी पार्टी गायब थी, मैं जहां पर इस समय पर मान लिया कई जगह घूमता हूं तो वहां पर सब जगह गायब है। क्यों गायब है? वो इसलिए गायब है क्योंकि इन्होंने कभी जनता का, चाहे वो केजरीवाल है, मैम जनता से कनेक्ट टूट चुका है। ये वही केजरीवाल है जो 2013 के अंदर एक आवाज लगाता था और लाखों की जनता इसकी एक आवाज के अंदर रामलीला ग्राउंड को भर देती थी और बैठने तक की जगह नहीं होती। बिल्कुल नहीं, जनता से कनेक्शन तो बहुत, 150 बंदे इकट्ठे नहीं कर पा रहा। जनता से कनेक्शन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे, जमीनी स्तर को नहीं देखेंगे, जनता से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक शायद कहीं ना कहीं उस दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रसून जी देखिए, साउथ में ये बात कही जा रही थी कि साउथ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं है जितनी हिंदी राज्यों में है। बात अगर बिहार की कर ली जाए तो जो एनडीए का घटक था, क्या कमी रह गई? जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं बिहार में, तो बहुत गलत आंकड़े इस तरह से पेश आ रहे हैं कि किसी तरीके का कोई काम ही नहीं किया। क्या मोदी मैजिक का ये जो काम था वहां पर चल नहीं पाया? क्या हो गया ऐसा कि बिहार में ये जो गाड़ी थी वो डगमगा रही है? देखिए, बिहार में गाड़ी मोदी की नहीं डगमगाई है, डगमगाई है तो नीतीश कुमार की डगमगाई है। नहीं, मोदी मैजिक है ना, क्योंकि मोदी के नाम पर सबसे ज्यादा वोट पड़े, तो जब हर जगह मोदी मैजिक चला तो बिहार में क्यों नहीं चल पाया मोदी? मुझे लगता है कि आंकड़ों को देखना चाहिए अभी कि कौन से और आंकड़े आ रहे हैं सामने। कई आंकड़े जो आ रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी और उसकी अलायंस एनडीए पूरी तरीके से 48 में से शायद 36 से 39 सीटें पा रही है और कई जगह 22 तक पे रोका जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि कौन से आंकड़े सही हैं। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं, एनडीए ने जो अपना मजबूत एजेंडा बनाया था, राहुल गांधी एक ऐसा मुद्दा लेके आए कि संविधान को बदल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इन्होंने मुस्लिमों को डराया कि अगर बीजेपी आ गई तो आपको खत्म कर देगी। इन्होंने बताया कि संविधान, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे लिए जिनको लग रहा है कि जनता इतनी समझदार हो चुकी थी, मुस्लिम मतदाता इतना समझदार हो चुका है कि अब उसको बीजेपी से डर नहीं लगता है। उसको डर लगता है उन नेताओं से जो उसके साथ वादा करते हैं और छल करते हैं। और ये छल 5 साल 10 साल के लिए नहीं हुआ है, पिछले 70 सालों में हुआ है। अब उनको मोदी के नाम पे, उनकी मोदी के गारंटी पे भरोसा होता है। क्यों? क्योंकि उनको छत मिल रहा है, उनको जो नौकरियों में रोजगार मिल रहा है, तमाम ऐसी चीजें हैं जहां बीजेपी का जो नारा था कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को ही हमारा पूरा टेंशन होगा, और उसी आम आदमी को, वही आम आदमी आज मोदी की तरफ अपना सिर उठा के देख रहा है, आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उसको मालूम है अगर मोदी हैं तो मुमकिन है। जी बिल्कुल। मोहम्मद अमीन जी, देखिए बात जो प्रसून जी ने कही कि मोदी हैं तो मुमकिन है, ये नारा कहीं ना कहीं जनता के मन में भी बैठ गया है। जनता को भी ऐसा एहसास होने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह के मुद्दे अपने कार्यकाल में उठाते हैं फिर उन्हें पूरा करते हैं। बात 370 की हो गई, बात राम मंदिर की हो गई। अब जिस तरह के मुद्दे उन्होंने आने वाले अपने वक्त में उठाए कि उनकी सरकार बनने के 6 महीने बाद वो पीओके को भारत में शामिल कर लेंगे, जैसे भी होगा वो करतारपुर को
भी अपने भारत में ही लेकर आएंगे, अपनी सीमा के अंदर लेकर आएंगे। तो जब इस तरह की बातें सामने आती है तो जनता को यह एहसास हो जाता है कि जिस तरह की मजबूती, जिस तरह की रणनीति भारतीय लोगों को चाहिए होती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं मोदी के अंदर साफ तौर पर दिखाई देती है। और साफ तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति से इसे जोड़ा जाए तो सबसे ज्यादा दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने में अहम भाग उत्तर प्रदेश का रहता है, जहां पर 60 से 70 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ये आंकड़ों पर देखा जाएगा कि क्या 4 जून को साबित हो पाता है। देखिए 70 सालों की जो राजनीति की कांग्रेस में या जो बीच में आए लोग, इन लोगों ने उस मजबूती के साथ कभी भी माइनॉरिटी का अगर नाम बने, जैसे मैं माइनॉरिटी को बिलोंग करता हूँ, तो माइनॉरिटी का नाम लिया इन्होंने, स्ट्रक्चर कमेटी बनाई, लेकिन कभी भी इसका वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं किया, ना ही इसको उठा के पूरे दान में फेंक दिया। और आप देखिए ना, मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, जो कह रहे थे प्रश्न जी कि मोदी की जो गारंटी है वाकई, और मोदी जी क्या बीजेपी से डराया गया मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, क्रिश्चियनों को भी, सबको डराया गया कि अगर ये बीजेपी पार्टी आ जाएगी तो आपको खत्म कर दे। लेकिन अब मुसलमान, क्रिश्चियन या जो छोटा समाज का तबका है वो समझ चुका है कि सिर्फ डराने का काम है, ये अपनी गति तक पहुंचना चाहते हैं, उसके बाद हमें कोई रिलीफ नहीं देंगे। एक ऐसा बंदा है ईमानदार हिंदुस्तान के अंदर सदियों के बाद, कि जो ईमानदार है और इस तरह का ईमानदार है कि अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं करता। एक साधु का व्यक्ति उनके बीच में आ गया है और उनके ये बातें करता है, चाहे छोटे से आप शौचालय की बात करिए, छोटी सी बात है, लेकिन क्या है बहुत बड़ी बात है देखा जाए तो परिवार के लोग, लेडीज के लिए पर्दे की बात है। उसके बाद आप देखिए एक चूल्हे की बात की जाए तो पहले लोग इसमें लकड़ी में खाना पकाते थे, उनकी आंखें खराब हो जाती थी, एक चूल्हे से। इससे पूरे परिवार को रिलीफ है कि गैस में रही है उसके घर पे है। इसी तरीके से आप दवा इलाज की बात करिए तो आयुष्मान उनकी योजना है, आयुष्मान योजना के तहत गरीब से गरीब को भी 5 लाख तक का प्रोडक्शन मिला हुआ है, और जहाँ जाए तो कहीं भी कार्ड बनवाने के बाद इलाज करा सकता है। इसी तरीके से आप देखिए 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों की बात करिए तो ये देने की बात है, या किसानों को पैसे देने की बात है, लोगों को अनाज देने की बात है, यानी हर एक का भोजन भी पेट भर के मिल रहा है लोगों को। यदि गरीब है, नहीं कमा सकता तो उसको भरपेट भोजन है, इलाज के लिए पैसे नहीं तो उसके लिए भी साधन है। जो भी चीजें हो रही है, नल छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। मैं बचपन में देखा करता था कि हमीरपुर में थे हमारे फादर पोस्टेड, वहाँ खारा पानी और मीठा पानी होता था। मीठे पानी के लिए बहुत दूर एक कुआं होता था, सारे शहर की औरतें वहां जाती थी, 4-4, 5-5 घड़े भर के लाती थी, बड़ी मुश्किल से गर्मी में। और देखिए अब क्या है कि हर घर में बुंदेलखंड में जल पहुंच रहा है। वैसे भी शहरी इलाकों में देहात में बिजली का सवाल है, जिससे बच्चे पढ़ते थे, यूथ पढ़ता था, अपने एग्जाम देते थे, वो लालटेन जलाते थे, कहीं मिट्टी का तेल नहीं मिलता था, कहीं कंट्रोल था। हमें मुझे याद है बचपन में बड़ी मुसीबत से मिला करता था, इवन मिट्टी का तेल भी, इस केरोसिन ऑयल जिसको बोलते हैं, उससे गांव के बच्चे या शहर के बच्चे पढ़ते थे अपनी लैंप जला के। आज स्थिति क्या है, हर एक को लाइट मिलती है। देखिए हर स्तर पे हर एक को सुविधाएं मिली है, यहाँ पे दिखाने वाली बात नहीं है, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। एक गारंटी, वाकई गारंटी है मोदी की, जिसका उनको फायदा मिल रहा है। और ये जो आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े सही में होंगे, मैं तो समझता हूँ इसमें कोई गलत आंकड़े हो नहीं सकते, क्योंकि सत्यता से परे नहीं है, सत्यता के अंदर है दिख रहे हैं और सत्यता के साथ दिख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा योगदान है मोदी जी का, पार्टी के साथ और देश के साथ और जनता के साथ। बिल्कुल। हरिमोहन जी, आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर, इसमें बदलाव नजर आ सकता है? क्योंकि अभी 4 जून दूर है, सिर्फ एग्जिट पोल है, लेकिन लगातार इस बात को विपक्ष नकार रहा है कि ये जो एग्जिट पोल है ये एक तरफा है, ये मोदी का एग्जिट पोल है। ये उसका गुस्सा जाहिर हो रहा है या वाकई में इस तरह की बात सामने आ सकती है कुछ वक्त बाद? ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। मैम मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले तो चलो एग्जिट पोल की ही बात कर लेते हैं। मेरा सिंपल क्वेश्चन पहले दिन से ये रहा है, जिस दिन से 400 पार का नारा आया है, कि क्या, मैं विपक्ष के भी बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि क्या बीजेपी 272 से नीचे जा रही है, जो कि मैजिक एक फिगर है। इन माय ओपिनियन नहीं जा रही। 350 से ये गिर के 320 हो सकते हैं, 320 से गिर के 300 हो सकते हैं, 300 से गिर के 280, 270 हो सकते हैं। तो क्या इसके अलावा
इससे नीचे गिर के कोई एग्जिट पोल ये दावा कर रहा है कि बीजेपी 200 से नीचे चली जाएगी। इन माय ओपिनियन कोई नहीं कर रहा। और क्या कोई एग्जिट पोल ये दावा कर रहा है कि कांग्रेस 50, 55, 60 सीटों से बढ़कर 200 सीटें ले आएगी? मैडम ये भी दावा नहीं हो रहा। तो अगर इसमें डिक्लाइन होगा भी, 400 बहुत ज्यादा बड़ा फिगर दिखाई दे रहा है, अगर वो डिक्लाइन होके 350 रह जाएगा तो भी मोदी ने आना है, और अगर 350 के वादे से वो 300 रह जाना है तो भी मोदी ने आना है। विपक्ष असलियत में 2 दिन के लिए एफर्ट कर क्यों रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी का एक इंटरव्यू सुना था, उसमें वो कह रहे थे कि राजनाथ सिंह जी मोदी जी से मिलके आए और वो सुधांशु त्रिवेदी जी को मतलब एक बहुत लाइट मोड में कहते हैं, यार ये क्या आदमी है, अभी 2014 का इलेक्शन लड़ा है, जीते हैं और उठा के 2019 की तैयारी कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन मैम, यहाँ पर विपक्ष अपनी साख बचाने के लिए या फिर 4 जून के बाद एग्जिट पोल मतलब जो भी रिजल्ट आएंगे उनके ऊपर डिस्कशन में हार के बहाने ढूंढने की तैयारी कर रहा है। कैन यू इमेजिन, हार के बहाने ढूंढने की तैयारी कर रहा है। वहीं अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा, जीत गए और जाके कन्याकुमारी में विवेकानंद जी के साथ के उस स्थान पर जहाँ पर उन्होंने पूजा पाठ किया, उन्होंने ध्यान लगाया था, मुद्दा बना विपक्ष के लिए कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर देते हैं ये। मैडम अब ये उल्लंघन तो बहुत ज्यादा हो चुका है, चुनाव आ गया, मोदी जी जीत गए, अब उल्लंघन के डिसीजन होते रहेंगे। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो ये, मैम 2014 में इलेक्शन जीते तो शिवाजी के वो जो प्रतापगढ़ फोर्ट है वहां जाकर विजिट किया और 2-3 दिन वहां रुके। उसके मैडम वहां से सिग्नल देखिए हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाना। उसके बाद केदारनाथ के मामले में अगर आप देखेंगे तो जो हिंदू राष्ट्र है उसको पहचान दिलाना। और मैडम आज स्वामी विवेकानंद उनका एक स्टेटमेंट कि मैं ये जनरेशन जो है वो विकसित जनरेशन मतलब जो एक जनरेशन आएगी जो विकसित भारत देखेगी। तो मैडम वो कन्याकुमारी में बैठ के विकसित भारत का जो सपना है, मुझे तो मोदी जी का वो प्लानिंग नजर आता है। बाकी देखिए 2 दिन क्या बहस हो गई या क्या डिस्कशन विपक्ष कर रहा है, 295 का दावा कर भी लेगा तो वो क्या कर लेगा, और कह रहे हैं कि एग्जिट पोल झूठे हैं तो वो एक बार दावा करे कि 220 सीटें भी नहीं आ रही है। तो मैडम फिर देखा जाएगा 4 जून को। लेकिन मुझे लॉजिकल इसमें से कुछ नहीं नजर आ रहा कि वो कितना कम हो जाएगा, कितना भी कम हो जाएगा मैम, 272 से नीचे नहीं जाएगा। कोई भी ये नहीं कह सकता कि 272 से नीचे जाए। प्रसून जी, इस बार कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिन पर जनता ने घर से बाहर निकलकर वोट किया है, क्या लगता है आपको? क्योंकि कांग्रेस पार्टी खड़गे जिस तरह से 255 सीटों का दावा कर रहे हैं वो एग्जिट पोल में किसी भी जगह नजर तो नहीं आ रहा है। किस हिसाब से उन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया? जी आप बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल पूछ रही हैं। आप बता दें कि पहले फेज में 66% के करीब ओवरऑल टर्नआउट हुआ, जिसमें करोड़ों का मतदान इन्होंने किया। सेकंड फेज में भी 66% रहा, 65%, थर्ड फेज में रहा 69%, फोर्थ फेज में रहा 62%, फिफ्थ फेज में रहा 63%, सिक्स्थ फेज में रहा और सेवेंथ फेज में भी 62% रहा है। ओवरऑल 65% के करीब मतदान हुआ है। अब ये बहुत बड़ा एक कहा जाए कि अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो ये मतदान का प्रतिशत काफी बड़ा दिखता है। अब आपने पूछा कि खड़गे को आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण से 295 सीटें दिखाई दे रही हैं। खड़गे को भरोसा है उन सट्टा बाजारों पे जो फलौदी के नाम से मशहूर है, इंदौर की सट्टा बाजार मशहूर है, सूरत के सट्टा बाजार मशहूर है, अहमदाबाद का सट्टा बाजार मशहूर है। वो लोग बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दे रहे हैं और उसके बाद भी ये सट्टा बाजार कांग्रेस को उससे भी कम दे रहे हैं सीटें। लेकिन कांग्रेस के इस आत्मविश्वास का कारण काला बाजारियों, सट्टा बाजारियों के इस आकलन पे है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। केवल अगर 12 सट्टा बाजारों की बात की जाए तो उसमें मैं आपको बताऊं कि फलौदी की बात की जाए, पालनपुर की बात की जाए, करनाल की बात की जाए, बौरी की बात की जाए, बेलगाम की बात की जाए, कोलकाता, विजयवाड़ा, इंदौर, अहमदाबाद और सूरत की बात की जाए तो केवल इंदौर, अहमदाबाद और सूरत में ही बीजेपी को फुल मेजॉरिटी दिखाई जा रही है। बाकी सब जगह मेजॉरिटी से 10-5 सीटें या 20 सीटें कम दिखाई जा रही हैं। और इंडिया अलायंस की बात की जाए तो वो कम से कम इस एनडीए से गठबंधन से भी 20-20, 40-40 सीटें पीछे हैं। लेकिन कांग्रेस को असल में भरोसा इस सट्टा बाजार के आंकड़े पे है
और आपने पूछा कि वो कौन से मुद्दे थे जिसके कारण से बीजेपी इतना बड़ा बहुमत पा रही है, तो मैं बताऊं कि मोदी के ऊपर जो देश का विश्वास देखा जा रहा है, मोदी के चिंतन के साथ समस्त राष्ट्र का जो मानस है वो जुड़ता दिख रहा है, वही मोदी की गारंटी में भरोसा पैदा करता है। मोदी के एक एक बात को सिर्फ माथे पे लगाता है और मानता है कि अगर कोई भी देश का भला कर सकता है वो मोदी कर सकते हैं। अब उनकी क्या गारंटी है, कैसे है, हो सकता है कि हमारे समझ में ना आ रहा हो, लेकिन देश की जनता यह मानती है कि मोदी जो भी करेंगे उससे बढ़िया आज की डेट में कोई भी नेता नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। आनंद जी विशेष संवाददाता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। आनंद जी देखिए, आपने इस लगातार कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है और आपने उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की है, जमीनी स्तर पर उतरकर कई इंटरव्यूज किए हैं। ऐसे में अगर जमीनी स्तर पर, जमीनी तौर पर बात की जाए तो आपको क्या कुछ ऐसा नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी का इतना सपोर्ट दिखाई दे रहा है? और जमीनी स्तर पर अगर आप ही से हम पूछ लें तो किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? एग्जिट पोल तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अव्वल दर्जे से नंबर 1 पर बैठाए हुए हैं। आनंद जी, आपको आवाज पहुंच पा रही है? जी नंदी बताएं। जी आनंद जी, सवाल इस बात को लेकर था कि चुनावी दौर में जिस वक्त आप उत्तर प्रदेश की रिपोर्टिंग कर रहे थे, जमीनी तौर पर वहां पर मौजूद थे, इंटरव्यूज ले रहे थे, चुनावी कवरेज कर रहे थे, तो साफ तौर पर आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का जो पूरा आकलन निकाला जा रहा है दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए, वो कितना सही और सटीक बैठेगा। जी बिल्कुल नंदी, देखिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 2000 जो एग्जिट पोल का अब तक सर्वे आया है और तमाम जो आंकड़े आए हैं, किसी भी चैनल पे आपने देखा हो या किसी भी सोर्स से देखा हो, तो ये बता रहे हैं कि 2014 का जो प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी का और जो 2019 का प्रदर्शन था, कमोबेश उसी के आसपास इस प्रदर्शन के रहने की बात कही जा रही है। और इसके पीछे जो एक मुख्य वजह है नलिनी, वो जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं, आप उसका जिक्र कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, विपक्ष की अगर आप बात करें, विपक्ष में ठीक है दमदार विपक्ष हो सकता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर आप लोकसभा का चुनाव कर रहे हैं, देश के लिए नेता चुनने जा रहे हैं, तो एक चेहरा मांगा जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सशक्त चेहरा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तौर पर सशक्त चेहरा रहा है और खास करके कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश जो सालों तक बदनाम रहा, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की सोच बदली है कि उत्तर प्रदेश अब वैसा स्टेट नहीं रहा, क्राइम स्टेट नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। तो ये कुछ जरूरी चीजें थी जिसको रहकर लोगों ने वोट डाला है। अगर एग्जिट पोल का आंकड़ा सही होता है तो ये आधार हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो महिला वोटर्स है, आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से लगातार जो महिला वोटर्स है उनकी संख्या लगातार बढ़ी है वोट देने में, और इस बार भी महिलाओं ने अधिक संख्या में वोट किया है। तो ये माना जाता है कि जो लाभार्थी वर्ग है, जो लाभ पहुंचा है, चाहे वो सरकारी, चाहे वो रसोई गैस का लाभ रहा हो, चाहे वो आवास का लाभ रहा हो, हर घर नल से जल की बात हो, ये सभी योजनाएं जो सरकार ने शुरू की है, बिजली की सौभाग्य योजना बिजली वाली रही हो, सभी महिलाओं के नाम पर दी गई है, महिलाओं को दी गई है, मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग जो महिलाओं का है वो बीजेपी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आधी आबादी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ साफ तौर पर दिखाई दिया है। आनंद जी बिल्कुल नंदी, आप कह सकती है कि जो आधी आबादी का साथ है वो कम से कम जो एग्जिट पोल के सर्वे बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का दावा था विपक्ष का, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन था, जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि पीडीए की जो राजनीति है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो काम कर रही है और जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले साबित होंगे। हालांकि एग्जिट पोल का जो सर्वे आ रहा है उसमें ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा कि वोट शेयर जरूर बढ़ा दिखाया गया है। जो INDIA गठबंधन है, कुछ लॉस जरूर भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, लेकिन ये देखिए कि तीसरा लगातार चुनाव है लोकसभा का। इसको अगर आप देखें तो 2 लोकसभा के चुनाव बीजेपी यहाँ पे बड़े अंतर से जीत चुकी है, 2 विधानसभा के चुनाव, 2 पंचायत के चुनाव, तो एक लंबा अरसा हो गया है जब, और उसके बाद अगर 50% के आसपास वोट बीजेपी हासिल कर रही है उत्तर प्रदेश में, तो ये एक बड़ा मार्जिन है, एक बड़ी लीड आप इसको कह सकते हैं, कम से कम जो एग्जिट पोल के सर्वे बता रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, जो लाभार्थी वर्ग है उसका सपोर्ट मिला है, ओबीसी का सपोर्ट भी बीजेपी को मिलता दिखाई दिया है। सर्वे को अगर आधार बनाया जाए, जो यादव ओबीसी में जो यादव वर्ग है, उसके अलावा जो अदर नॉन यादव ओबीसी है, उनका एक बड़ा चंक, एक बड़ा वोट बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। अगर सर्वे सही साबित हो रहे हैं 4 जून को, तो आप ये कह सकती हैं जो सवर्णों का वोट था या जो SC ST का वोट था, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ इंटैक्ट होता दिखाई दिया है।
और जो एक मुख्य चीज इसमें देखने वाली है नन्नी कि आज बहुजन समाज पार्टी जो अकेले होकर चुनाव लड़ रही थी, उसका कहीं पे आता पता सर्वे में नहीं चल रहा है और वोट बैंक भी उसका 10% से नीचे आता दिखाई दे रहा है। तो यह हैरान करने वाली बात जरूर है। बिल्कुल आनंद, आपने जिस तरह से समझाया जमीनी स्तर को वो भी समझना बहुत जरूरी था कि आखिर जनता किस तरह से घरों से बाहर निकली और किन मुद्दों पर अगर इतना बड़ा आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है तो किस बिना पर दिया जा रहा है। प्रसून जी, जाते जाते एक सवाल, आखिरी सवाल, कम शब्दों में, वक्त की कमी है मेरे पास, कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन तो बनाया, इस बात को लेकर बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को सिरे से खारिज कर दिया जाए, उसे सत्ता से हटा दिया जाए, उखाड़ दिया जाए। गलती कहाँ रह गई, कहाँ चूक हो गई? जी वक्ता जी, आपको मैं बता दूं, ये गठबंधन कांग्रेस के बनाने के कांग्रेस के बूते की बात थी ही नहीं। इसको तो नीतीश कुमार ने बनाया। 15 दलों को, पहले आज जो बैठक हुई इंडी गठबंधन की, उसमें 15 दल शामिल थे। धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते 28 दल आए और आज की 7वें चरण के मतदान के दौरान में 28 से फिर 24 रह गए। उसमें से भी जब 1 जून को बैठक होती है तो आप देखेंगे कि ममता नदारद रही और महबूबा मुफ्ती नदारद रही। इसका मतलब था कि क्षेत्रीय अस्मिता वाले दल वो अपनी अस्मिता बचाने के लिए और अपनी प्रेजेंस को और मजबूत करने के लिए अपने राज्यों में केंद्र की राजनीति से दूर रहना चाहते हैं और अपने आप को बस किंग मेकर की भूमिका में ही रखना चाहते हैं। उनको न कांग्रेस से मतलब है न किसी और दल से, जो इंडी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हो सकती है। जी जी बिल्कुल। कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद जी। आनंद जी, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर सर। जी आपने गठबंधन की बात की तो उत्तर प्रदेश का आप गठबंधन देखिए, गठबंधन लोकसभा चुनाव से बिल्कुल पहले, थोड़ा पहले हुआ और उसके पहले यही समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगा रही थी। समाजवादी पार्टी ने तो ये भी कह दिया था कि महज 2 सीटें हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को देने जा रहे हैं और कांग्रेस ने यह दावा किया था कि 32 सीटों पर तैयार है। तो आप गठबंधन किस लिहाज से हुआ, किस स्तर पर जाकर हुआ, आप यही सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद आमीन जी, जाते जाते एक आपकी आखिरी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि गठबंधन का कुछ फायदा पहुंच पाया? गठबंधन बड़े जोर शोर के साथ मुंबई में इतनी बड़ी तस्वीर दिखाई गई, सारे दल उसमें 28 के 28 दिखाई गए, लेकिन आते आते रिजल्ट आते आते तो उसका मतलब क्या ही कहा जाए, आपको क्या लग रहा है? देखिए, गठबंधन से मतलब गांठें, अगर एक रस्सी के अंदर गांठें लगाते जाएंगे ज्यादा तो वो कमजोर हो जाती है। तो गठबंधन कमजोर हो चुका है और ये संतरे की तरह है कि अब देखिएगा जब चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद संतरा जब छीलेंगे तो सारे गठबंधन अपने घरों को चले जाएंगे। और इसे जो मोदी जी की है वाणी और मोदी जी की नेतागिरी ये और टॉप पे चली जाए। बिल्कुल। आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मोहम्मद आमीन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ डॉक्टर प्रसून शुक्ला जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।